घर बेघर भाग दो। इस बीच गोपालन ने दो तीन पिलर्स भिजवाए हैं कि किसी तरह से उसे थोड़ा सा समय और मिल जाए, लेकिन महेश ने किसी भी संदेश देने वाले से बात करने से ही मना कर दिया है। हम जानते हैं कि हर बार गोपालन ने मोहलत मांगी है और हर बार वह मुकर गया है, और गोपालन ने इस बार भी मकान खाली नहीं किया है। सोसाइटी के कहने पर महेश ने दरवाजे पर ताला तो नहीं लगाया है, लेकिन गोपालन को और कोई मौका न देने का फैसला कर लिया है। हम बहुत परेशान हो चुके हैं। वह हमारे धैर्य की इतनी परीक्षाएं ले चुका है कि अब तो पानी कप का गले से ऊपर हो चुका है। हम परेशान हाल यूं ही बाजार में घूम रहे हैं कि सामने एक स्टेट एजेंट का बोर्ड नजर आया। हम दोनों बिना किसी खास मकसद के भीतर चले गए कि शायद यहाँ से कोई मदद मिल जाए। आइए साहब जी। भीतर एसी ऑफिस में बैठा आदमी हमारा स्वागत करता है। महेश बताता है उसे, नमस्कार जी, मेरा नाम महेश है और मैं लंदन से आया हूँ। कहिए, आपकी क्या सेवा की जाए जी। जी, बात दरअसल ये है कि मैं एक अजीब सी मुसीबत में फंस गया हूँ और आपकी दुकान का बोर्ड देखकर सिर्फ इस उम्मीद से भीतर आ गया हूँ कि शायद आप मेरी मदद कर सके। ये वो जी, आपकी पूरी बात सुनने के बाद ही पता चल जाएगा साहब जी कि हम आपके किस काम आ सकते हैं। ये आदमी जिस तरह से बात कर रहा है, अपने धंधे का पूरा घाट मालूम होता है। महेश उसे बता रहा है, दरअसल बात यह है कि मेरा एक घर था। मेरा मतलब है कि मेरा एक घर है यारी रोड पर। मैं लगभग 2 साल पहले लंदन बसने के इरादे से यहाँ से गया था। 4 बंगला के एक स्टेट एजेंट की मार्फत अपना फ्लैट किराए पर दे गया था। वही लिव एंड लाइसेंस वाला चक्कर। ठीक है, तो आगे आगे ये हुआ जी कि जब मैंने 11 महीने बाद फ्लैट खाली करने के लिए किराएदार को लंदन से खत भेजने शुरू किए, तो उसने एक का भी जवाब नहीं दिया और न ही किराया ही मेरे खाते में जमा ही कराया, न एजेंट को ही दिया। ठीक जब मैंने उसे लंदन से फ़ोन किए तो उसने गिड़गिड़ाना शुरू कर दिया कि वह कुछ तकलीफ़ों में है और उसे 6 महीनों के लिए और रहने की मोहलत दे दी जाए। अब मैं लंदन में बैठकर मोहलत देने के अलावा कर भी क्या सकता था। जब मैंने उससे पिछले किराए की बात की तो उसने बताया कि वह किराया चंद्रकांत भाई को लगातार देता रहा है। 50,000 उसने एडवांस के दिए थे। ठीक वो जी, मैंने तब चंद्रकांत भाई को फ़ोन किया तो उसका फ़ोन एक बार भी नहीं मिला। बाद में मेरे दोस्तों ने बताया कि इस पते और फ़ोन नंबर पर कोई स्टेट एजेंट नहीं है। तब मैंने लंदन से अपने किराएदार को कई बार फ़ोन करके बताया कि मैं फलाना तारीख को मुंबई मकान खाली कराने आ रहा हूँ, तो हर बार उसने यही कहा कि आपके आने से 2 दिन पहले मैं मकान खाली कर दूंगा और आपके आते ही आपको चाबी थमा दूंगा। फिर फिर जी, आज मुझे मुंबई आए हुए 8 दिन हो गए, वह मकान खाली करने को तैयार ही नहीं है। क्या कहता है। पहले तो वह मेरे आने वाले दिन बड़े प्यार से मिला और कहने लगा, परसों सुबह आप चाबी लेने आ जाए, घर आपको खाली मिलेगा। जब मैं 2 दिन बाद पहुंचा तो 2 दिन वो घर ही नहीं आया। फिर पता चला जनाब राजस्थान निकल गए हैं अपने होम टाउन शादी करने। आपको कैसे पता चला उस घर में, मेरा मतलब है मेरे घर में एक जवान लड़की और उस किराएदार का ड्राइवर रह रहे थे। लड़की ने बताया कि आप बेशक घर खाली करा ले, लेकिन अंकल 2 दिन बाद वापस आ रहे हैं, सिर्फ 2 दिन रुक जाइए। मैं रुक गया और ड्राइवर से पता चला कि वो तो शादी करने गया है। किसी तरह से हमने उससे राजस्थान का नंबर लेकर फ़ोन किया और उसे याद दिलाया कि उसे इस तरह से बिना घर खाली किए नहीं जाना चाहिए था। उसने फिर वायदा किया कि वह तीसरे दिन
कैसे भी करके वापिस आकर घर खाली कर देगा। फिर अब वह वापिस आ गया है शादी करके, और अब तक उसने रहने का कोई इंतजाम नहीं किया है। करता क्या है? उस पर विश्वास किया जाए तो वह अपने आप को मॉडल कोऑर्डिनेटर बताता है। और आपको क्या लगता है कि वह क्या है? मुझे तो जी वह लड़कियों का दलाल ही लगता है। बिल्डिंग वाले भी बताते हैं कि उस घर में रात बेरात तरह तरह की लड़कियों का आना जाना था। उम्र कितनी होगी उसकी? यही कोई 55 के आसपास। और आप बता रहे हैं कि वह कल ही शादी करके आया है। मुझे तो जी उसकी शादी भी ड्रामा ही लग रही है। बिल्डिंग की सोसाइटी, मेरा मतलब सेक्रेटरी वगैरह को आपने विश्वास में लिया था क्या? वैसे तो सेक्रेटरी भला आदमी है और मेरी तरफ से पूरी कोशिश भी कर रहा है कि मेरा मकान मुझे वापस मिल जाए। लेकिन दिक्कत यह है कि जो भी उसे 2 पैक पिला दे और फिश फ्राई खिला दे, वह उसी की तरफ हो जाता है। और कोई बात, देखने में अपने मकान को लेकर पिछले कई दिनों से इतना परेशान हूँ कि क्या बताऊँ। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि यहाँ कब तक मैं कैंप डाले पड़ा रहूंगा और उस बदतमीज किराएदार की लंतरानियां सुनता रहूंगा। उस कमबख्त ने 6 महीने से न बिजली का बिल जमा कराया है और ना ही टेलीफोन बिल। और तो और उस साले को गाली देने को जी चाहता है। साल भर से मेरी डाक तक दबा कर रखी हुई थी। आज सुबह उसने मुझे कोई 100 चिट्ठियों का बंडल पकड़ा दिया कि ये डाक है आपकी। दिल तो किया मेरा कि उसका वहीं खड़े खड़े गला घोट दूं। देखिए महेश जी, तनाव में आने से तो बात और बिगड़ेगी। मैंने आपकी पूरी बात सुनी है। मुझे आपसे पूरी हमदर्दी है। जहाँ तक मैं समझ पाया हूँ, आप हमारे पास 2 उम्मीदें लेकर आए हैं। पहली कि किसी भी तरह से आपका मकान खाली कराने में आपकी मदद करूं, और हो सके तो आपके इस एजेंट को ढूंढने में आपकी मदद करूं। सही फरमाया आपने। मैं हर तरफ से निराश होकर आपके पास आया हूं। पुलिस, देखिए, ऐसे मामलों में पुलिस कोई मदद नहीं कर पाती। पुलिस ने यही कहा होगा, न कि आप मकान किराए पर देते समय अगर उन्हें भी फॉर्मली खबर कर देते तो वे शायद कुछ मदद कर भी पाते। जी हाँ, यही कहा था। और यह भी कहा होगा कि आप अपने आप किराएदार से कैसे भी निपटें, वे बीच में दखल नहीं देंगे। जी हाँ, मुझे नहीं पता था कि यहाँ की पुलिस इतनी गैर जिम्मेदार है और इतनी बेरुखी से पेश आती है। अब क्या किया जाए? फिलहाल हम देखें कि आपकी कैसे मदद की जाए। देखिए, जहाँ तक चंद्रकांत की बात है, हमें भी पता चला है कि वह कई लोगों को धोखा देकर भागा हुआ है। हमारा भी एकादा पार्टी का लेन देन अटका हुआ है उसके साथ। खैर, फिलहाल बात आपके मकान खाली करने की बात है, तो उसका एक ही तरीका बचता है जो कई बार हमें भी अपनाना पड़ता है, और वो है मसल पावर। जी, मैं समझा नहीं। देखिए, ये इस शहर की खासियत है कि यहाँ आपको एक से बढ़कर एक टेढ़ा आदमी मिलेगा, और दूसरी तरफ आपके जैसे शरीफ आदमी भी है जो अपना खुद का मकान वापस पाने के लिए भटक रहे हैं। तो ऐसे में हमारी जो ये नेचर है ना, कुदरत सही बैलेंस करती है। टेढ़े आदमियों को सीधा करने के लिए यहाँ कुछ मसल मैन भी है। वे लोग पैसे तो लेते हैं, लेकिन सिर्फ टेढ़ी उंगली से घी ही निकालना जानते हैं, निकाल कर दिखा भी देते हैं। तो जनाब, अगर आप चाहते हैं कि किसी ऐसी एजेंसी की सेवाएं ली जाए तो आगे बात की जाए। आप क्या सजेस्ट करते हैं सर? देखिए महेश जी, वह आदमी आपके लंदन में होने का पूरा फायदा उठाएगा। उसे पता है आप शरीफ आदमी है, यहाँ हमेशा के लिए नहीं ठहर सकते। न उसका सामान बाहर फिकवाएंगे। ज़्यादा से ज़्यादा 11 महीने का लीव और लाइसेंस दोबारा करवा लेंगे। लेकिन वह आपको मकान तो तुरंत खाली करके देने के मूड में नहीं लगता। और फिर
आप बता रहे हैं कि उसका धंधा भी कुछ इस तरह का है। ये देखिए, मैंने उसे फ्लैट देते समय ही लिखवा लिया था कि वह मुझे फ्लैट खाली पोजीशन में दे रहा है। लेकिन सर, आप कागज के बलबूते पर भी फ्लैट कहाँ खाली करवा पाए? वह जब तक हो सके टालेगा, एक एक दिन, एक एक घंटा, ताकि एक बार फिर आपके लौट जाने का टाइम आ जाए। तो इसका मतलब, घबराइए नहीं, हम आपकी मदद करेंगे। फीस लगेगी 25,000 और 24 घंटे में मकान खाली करने की गारंटी। रेट कुछ ज़्यादा लग रहे हैं। आप जितनी टेंशन में है और अपना ब्लड प्रेशर बढ़ा रहे हैं, उसके मुकाबले काम। और फिर 10-12 आदमियों की टीम होती है, कहीं कुछ मारपीट हो जाए तो उस सब का इंतज़ाम करके चलना पड़ता है। इस बात का भी ख्याल रखना पड़ता है कि पुलिस केस न बने। तो समझे फाइनल? आप तो मुझे स्टेट एजेंट कम और साइकियाट्रिस्ट ज़्यादा नज़र आ रहे हैं। अब जाकर इतने दिनों के बाद महेश के चेहरे पर हंसी आई है। मुझे भी लगने लगा है कि ये आदमी काम करवा सकता है। आपकी जानकारी के लिए, मैं रुड़की यूनिवर्सिटी का बीए हूँ और मैं इस लाइन में आने से पहले इंजीनियरिंग पढ़ाता रहा हूँ। तो इस लाइन में कैसे आ गए? आप जैसे लोगों की सेवा करने के लिए। तो जनाब, हम फाइनल समझें? ठीक है, तो यही सही। जहाँ मकान ने 1.25 लाख का घाटा दिया है, वहाँ 1.5 लाख सही। तो कब, कितने बजे? 3 बजे ठीक रहेगा। ठीक है, 3 बजे आपके पास राजू अपनी टीम लेकर पहुंचेगा। अपना पता, फ़ोन नंबर दे दीजिए। वैसे उसकी दुल्हन कहाँ है? क्यों? वहीं पर ही है। तो आप एक और काम कीजिए, अपनों किसी दोस्त की बीवी को भी बुलवा लीजिए। पूरे परिवार से घर खाली कराने के मामले में जरा संभल कर रहना पड़ता है। जस्ट फॉर सेफर साइड हो जाएगा। पेमेंट अभी कर रहे हैं या राजू के साथ भिजवा देंगे? पेमेंट की चिंता न करें, आप तक पहुंच जाएगी। मैं तो चलता हूँ। ओके ओके। और हम बाहर आ गए। महेश पूछ रहा है मुझसे, क्या ख्याल है, ये आदमी काम करवा देगा? यार, लग तो मुझे भी रहा है कि इस आदमी की बात में दम है और ये काम करवा भी देगा। चलो, एक कोशिश और सही। और हम लौट आए महेश के मकान के नीचे। हमने पास ही रहने वाले एक दोस्त और उसकी बीवी को भी बुलवा लिया है। इस समय बिल्डिंग के नीचे महेश, 2-3 लड़के, हमारे 2-3 दोस्त, एक की बीबी वगैरह खड़े हैं। बिल्डिंग का बूढ़ा सा सेक्रेटरी और कुछ तमाशबीन भी आ जुटे हैं। महेश सेक्रेटरी से पूछ रहा है, अब क्या कहता है पुरी साहब वो? देखिए महेश जी, मैं अभी अभी उससे बात करके आया हूँ और वह अब कल सुबह तक की मोहलत मांग रहा है। अभी भी दोस्त के रिश्तेदार के मरने वाला किस्सा दोहरा रहा है कि इसीलिए चाबी नहीं ला पाया। बीच में किसी ने टांग अड़ाई। मतलब ही नहीं है जी मोहलत देने की। साले ने बिल्डिंग में कब से गंद मचा रखा है। अब दूसरे को भी हिम्मत आ गई है। सबको लग रहा है आज जो ड्रामा यहाँ होगा उसे देखे बिना कैसे चलेगा। अब दूसरा बोल रहा है, मैंने भी उसे एक मकान दिखाया था, सिर्फ 8,000 भाड़े पर और डिपॉजिट भी सिर्फ 20,000। ये बंदा उसके लिए भी राजी नहीं है। अरे, जब मुफ्त में हनीमून मनाने के लिए इतना बड़ा फ्लैट मिला हुआ है, क्यों जाएगा कहीं और? साले ने बिल्डिंग में रंडी खाना खोल रखा है। पता नहीं ये भी बीवी है या नहीं, बेचने के लिए लाया होगा। देखा नहीं कितनी छोटी है, इससे और डरी हुई भी थी। ये बातें हो ही रही है कि तभी मोटरसाइकिल पर एक हट्टा कट्टा 6 फुट 3 इंच का जवान आया। पूछ रहा है, यहाँ आप में से महेश जी कौन है? महेश आगे बढ़कर बता रहा है, मैं ही हूँ जी।
वह गर्मजोशी से हाथ मिलाता है। मेरा नाम राजू है। कहाँ है वो आपका किरायादार महेश? लेकिन आपकी टीम राजू? कौन सी टीम? अरे हम वन मैन आर्मी है। हमारे साथ सिर्फ माँ भवानी चलती है। दिखाइए कहाँ है वो चूहा। बस मुझे सिर्फ 2-3 आदमी दे दीजिए सामान बाहर निकालने के लिए, और मुझे बिल्कुल भी भीड़ नहीं चाहिए। ओके? सब लोग हैरानी से इस देवदूत सरीके आदमी को देख रहे हैं और उसे लिए रास्ता छोड़ दिया है। हम भी हैरान है कि ये कैसा आदमी है जो अकेले के बलबूते पर घर खाली कराने चला है। तो न देखा न सुना। अगर घर खाली करना इसके लिए इतना आसान है तो शहर में इसकी कितनी मांग रहती होगी। वह हमारे साथ सीधे ही ऊपर चला आया है और उसी ने फ्लैट की घंटी बजाई। दरवाजा गोपालन ने ही खोला है। इससे पहले कि वह कुछ कह सके, राजू ने दरवाजा पूरा खोल दिया और सोफा बाहर की तरफ खिसकाना शुरू कर दिया है। गोपालन को इसकी उम्मीद नहीं है कि ऐसा भी हो सकता है। ये क्या करता है आप साहब? आप कौन है? हम महेश जी से बात करेंगे। महेश जी, इसे रोको। मैं आपसे बोला ना, हमको कल सुबह तक का टाइम मांगता है। हम कल सुबह ही मकान खाली कर देगी। वो तो आप पिछले 4 महीने से बोल रहे हैं। गोपालन जी, मैं थक गया हूँ आपके वायदे सुनते सुनते। गोपालन गुस्से में राजू को रोकने की कोशिश कर रहा है। आप इस तरह से मेरे घर में घुस के मेरे सामान को हाथ नहीं लगा सकता। मैं तुमको बोला ना, ये शरीफ आदमी का घर है। हमारा वाइफ क्या सोचेगा? उसको अभी यहाँ आया 1 दिन भी नहीं हुआ है और आप सब तमाशबीन बने देख रहे हैं। राजू ने उसे परे हटा दिया। ओए, हट पीछे। बड़ा आया शरीफ चाचा, क्या कर लेगा तू? ओए ओए। राजू एकदम गोपालन के सीने पर सवार होने लगा है और उसने अपनी कमीज भी बाहें ऊपर कर ली है। बोल, तब तेरी शराफत कहाँ गई थी जब मकान दबाकर बैठा है? गोपालन अभी वाकई घबरा गया है। वो और महेश की तरफ मुड़ा है। महेश जी, महेश जी, इस आदमी को हटाओ, ये मुझे मार डालेगा। ये गुंडा मवाली सुनते ही राजू ने उसका गला पकड़ लिया है। मवाली किसे बोला वही? कैसे बोला तू मवाली? माँ भवानी की कसम, मैं तेरा खून पी जाऊंगा। अब गोपालन को भी गुस्सा आ रहा है। तुम मेरे घर में घुसकर मुझे नहीं मार सकता। मैं मर जाएगा तो तुमको पुलिस पकड़ कर ले जाएगी। मैं अब सेक्रेटरी वगैरह राजू को पकड़कर पीछे कर रहे हैं कि कहीं वाकई कुछ हो ना जाए। लेकिन राजू पर जैसे खून सवार है, वह बार बार आगे आ रहा है। दोनों में अभी भी गाली गलौज हो रहा है। देख लूंगा कर रहे हैं दोनों। गोपालन ने आखिरी कोशिश की। महेश जी, यू गिव मी सम टाइम टू थिंक, जस्ट 10 मिनट्स। ए जेंटलमैन रिक्वेस्ट, प्लीज रिक्वेस्ट। ठीक है, आपको हम 10 मिनट दे रहे हैं। उसके बाद आपको कोई भी नहीं बचा पाएगा। अब 10 मिनट में क्या होगा? क्या फिर गोपालन समय मांगेगा या मकान खाली कर देगा? जानने के लिए घर बेघर भाग 3 पढ़िए।